काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। इमिशन मतलब निकालना, अपने बॉडी से बाहर जो हीट एनर्जी निकलेगी उसे हम कहेंगे इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो ये जो हीट रेडिएट होती है किसी हॉट बॉडी से या कोल्ड बॉडी से, जो हीट रेडिएट होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। इस इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन के बारे में हमको सबसे पहले एक प्रीवोस्ट नाम के हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1792 में एक थ्योरी पब्लिश किए थे, और उस थ्योरी को कहते हैं हम थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। और इस थ्योरी में ये प्रीवोस्ट ने हमें ये बताया था कि कोई भी बॉडी कंसिडर कीजिए, कोई भी बॉडी, लेट्स से कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन डिग्री से ज़्यादा है, मतलब 0 केल्विन से ज़्यादा इस बॉडी का टेम्परेचर रहना चाहिए, या फिर 0 केल्विन बोले तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। 0 केल्विन को क्या बोलते हैं हम लोग? केल्विन स्केल में जो 0 केल्विन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से ज़्यादा अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है तब वो बॉडी हीट रेडिएट भी करती है। हीट का रेडिएशन होता है, हीट का इमिशन भी होता है। हीट का क्या होता है? इमिशन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जिस वक्त वो हीट को इमिट करती है, जिस वक्त वो क्या करती है? हीट को इमिट करती है, उस वक्त वो हीट को एब्जॉर्ब भी करती है। और ये जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन है, ये दोनों के दोनों काम सेम टाइम में होते हैं, एट ए सेम टाइम। ये दोनों काम कैसे होते हैं? एट ए सेम टाइम। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वो एट ए टाइम हीट एनर्जी को इमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बात हमको किसने बताई थी? प्रीवोस्ट ने बताई थी। तो अब देखो, अगर से मान लो ये हमारी एक बॉडी है और रूम टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग 27 डिग्री है, और ये जो हमारी बॉडी है इसका टेम्परेचर भी मान लो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी, हीट एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हीट एनर्जी जितनी इमिट हो रही है, हीट एनर्जी लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये क्या करेगा? इमिट भी करेगा। समझ में आ गया बात? ओके। अब दूसरी सिचुएशन मान लो। अच्छा, अगर ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये इमिट भी कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कितना रहेगा? 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जो कि रूम टेम्परेचर के बराबर है। ओके। अब मान लो कि रूम टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है और ये जो हमारी बॉडी है इसका टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, याद रखिए हम केल्विन से नहीं चल रहे, हम लोग सेल्सियस स्केल से चल रहे हैं। और आपको मालूम है कि 27 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। ओके, तो चलो, तो अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? जो अमाउंट ऑफ हीट, मान लीजिए जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो है ए, और जो अमाउंट ऑफ हीट इमिट कर रहा है वो है ई। ये केस में तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दिस केस वो क्या करेगा? एनर्जी जो इमिट करेगा वो ज़्यादा करेगा और एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो कम करेगा, और हीट एनर्जी वो क्या करेगा? ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए यहाँ पर वो हीट एनर्जी को ज़्यादा इमिट कर रहा है, जबकि एब्जॉर्ब वो क्या कर रहा है? बहुत ही कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर डाउन होकर कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और
रूम का टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस ही था, तो फिर से हम बोलेंगे कहाँ पर आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गया है। अब तीसरी सिचुएशन समझिए, अगर मान लीजिए हमारा रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉडी जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका मान लो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। अच्छा, तब मान लो वो जो अमाउंट ऑफ हीट वो जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है वो है E, और अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जो इमिट कर रहा है वो मान लो है E। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, वो ज़्यादा एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा और कम एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब वो ज़्यादा होगी और इमिट की हुई एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। इसलिए कुछ देर के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बॉडी का 27 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा और वो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गया है। तो ये थी प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। जैसा कि ये एक हमारी हॉट कप ऑफ टी है ना, इसमें चाय भरा हुआ है। तो मान लेते हैं इस टी का जो टेम्परेचर है अभी 50 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये क्या करेगा, इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसीजर होगा, हीट एक्सचेंज का। क्या होगा इसमें, हीट एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज होगा मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा और उसी टाइम हीट को इमिट भी करेगा, लेकिन ये एब्जॉर्ब कम करेगा और इमिट ज़्यादा करेगा। इमिट ज़्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि चाय का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस पर। या मान लीजिए ये हमारा ठंडा पानी है, इसमें क्या भरा हुआ है अभी, कोल्ड वाटर। ये बॉटल ली हम लोगों ने और इसमें कोल्ड वाटर भरा हुआ है। लेट्स से कि इसका टेम्परेचर, ये जो पानी का टेम्परेचर है अभी वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये क्या करेगा, हीट एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जबकि इमिट वो बहुत कम करेगा, है ना। अगर रूम का टेम्परेचर मान लेते हम लोग कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दिस केस कुछ देर के बाद क्या होगा, इस पानी का टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो कि रूम के टेम्परेचर के बराबर होगा। तो यही प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जो मैंने समझाया उसी के ऊपर बेस है पॉइंट। तो ये है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख लीजिए। अ बॉडी इज हाई टेम्परेचर देन सराउंडिंग रेडिएट हीट एट फास्टर रेट देन इट एब्जॉर्ब, है ना। इसलिए वो एनर्जी लूज करेगा और रूम टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर आएगा। फिर ये पॉइंट, थर्मल इक्विलिब्रियम और एब्जॉर्प्शन और इमिशन एक जैसा होगा, तो कोई हीट की एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ना ही उसका टेम्परेचर में कोई चेंज होगा, उसका टेम्परेचर अनचेंज होगा। यही थी प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बात तो पक्की है कि कोई भी बॉडी हो जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर से उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वो बॉडी पक्का हीट रेडिएट करेगी। वो क्या करेगी, पक्का हीट एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट करेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो हीट एनर्जी वो रेडिएट कर रही है, ये जो हीट एनर्जी वो रेडिएट कर रही है, द अमाउंट ऑफ हीट जो कि ये क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेट्स से कि क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने हीट रेडिएट किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय के, उस बॉडी के सरफेस एरिया, उस बॉडी के क्या सरफेस एरिया ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और टाइम ड्यूरेशन के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। उतने मतलब मान लो एक बॉडी को हमने 1 मिनट तक रखा, तो 1 मिनट में उसने मान लो 5 जूल की एनर्जी रेडिएट की, राइट। तो 10 मिनट तक रखेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी 50 जूल की एनर्जी रेडिएट करेगा, या उससे ज़्यादा भी कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है। ये मैंने एक सरासरी एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। सो टाइम ड्यूरेशन पर भी क्या करेगा, वो हीट रेडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू आर टी ए। आर कहाँ से आया, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा। सो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, आर टी ए, वेयर Q इज
अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट, आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं इमिसिव पावर। ये आर क्या है, आर यहाँ पर ये आर क्या है, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर है ना। अगर हमको आर की वैल्यू निकालना है तो ये आर यहाँ जैसा का वैसा, यहाँ ये क्यू जैसा का वैसा डिवाइडेड बाय ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय टी। सो आर क्या है, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर या इमिसिव पावर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, हीट रेडिएट, जितनी हीट वो निकालेगा पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। इसके डायरेक्टली ये क्या होगा, इमिसिव पावर। यानी कि इन शॉर्ट अगर हमको इमिसिव पावर को डिफाइन करना है तो इमिसिव पावर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। ये डिफिनेशन को मैं यहाँ अच्छे से लिख रहा हूँ, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर आर। यहाँ लिख भी लिया हम लोगों ने, द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। अब चलो हम इमिसिव पावर दैट इज आर, इसका यूनिट और डायमेंशन बना लेते हैं। तो हमने अभी पढ़े हैं आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड। तो इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट होगा जूल, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। ओके, तो जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट हुआ। और आपको पता है जूल पर सेकंड क्या होता है, वो वेट होता है। सो वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी हुआ एक आर का यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट होते हैं एसआई सिस्टम के हिसाब से, ध्यान में रखना है। अब हम इसके डायमेंशन बना लेते हैं। तो एनर्जी, एनर्जी बोले तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और ये मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये सेकंड। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L1 T-2, और इसमें ये एक और L मिल गया तो ये हो गया L2 डिवाइडेड बाय m बोले तो m0 L2 और ये T0, लेकिन यहाँ माइनस ये +1 आएगा ना सेकंड का। ओके, सो ये L0 से L0 कैंसल, तो क्या हुआ, ये m1 L0 ये कैंसिल हो गया ना, और ये m1 नीचे, और ये t ये -2 -1 -3, ये होगा इसके क्या, डायमेंशन। तो ये होगी r की SI यूनिट या ये SI यूनिट, और ये हो गया उसके क्या, डायमेंशन। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने छोड़ा है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि देखिए हीट रेडिएट काय के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के ऊपर। हीट एनर्जी काय के हीट एनर्जी रेडिएटेड काय के प्रोपोर्शनल होगी, कितने टाइम के लिए उसने इमिशन किया है। एक और चीज़ है, और वो है नेचर ऑफ द बॉडी। वो काय पर है, नेचर ऑफ द बॉडी पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। वो काय पर है, नेचर ऑफ द बॉडी, द मटेरियल, द नेचर ऑफ सरफेस एट पॉलिश्ड और नॉट। अब इसका मतलब समझिए क्या है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये हमारी एक बॉडी है, राइट, और इसके ऊपर हमने सिल्वर कलर या वाइट कलर की पॉलिश किया है ना। तो और ये इसके ऊपर हीट एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, कहीं से आई और इसके ऊपर हीट एनर्जी इंसिडेंट हुई। तो मोस्टली क्योंकि वाइट सिल्वर कलर से कोटेड है, ये पॉलिश्ड है सिल्वर कलर का, तो मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी जो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर रिफ्लेक्ट हुई तो ऑब्जॉर्व कितनी हुई, ऑब्जॉर्व भी बहुत कम हुई होगी ना, क्योंकि ज़्यादातर रिफ्लेक्ट ही हुई। तो एब्जॉर्ब कितनी हुई, एब्जॉर्ब कम हुई होगी। तो एब्जॉर्ब कम हुई होगी तो इमिट भी क्या हुई होगी, कम ही हुई होगी। तो ये बात ध्यान में रखो कि जो ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करेंगे वो हीट एनर्जी को इमिट भी कम करेंगे। जैसा कि मान लो ये हमारी एक ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर काले कलर का कपड़ा लगा हुआ है, ये काले कलर की पॉलिश की हुई है हम लोगों ने, लैम्प ब्लैक से पॉलिश किया हम लोगों ने, है ना। वो 97% को हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसने ये हमने यहाँ पर हीट एनर्जी इसने इसके ऊपर इंसिडेंट किया, ओके, तो इसने 97% हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये हीट 97% एब्जॉर्ब कर रहा है तो इमिट भी कितनी करेगा, 97% हीट को ये बॉडी इमिट करेगी। मानी जिसका इमिसिव पावर ज़्यादा होता है उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज़्यादा होता है। जो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी वो इमिट भी ज़्यादा करेगी, और जो एब्जॉर्ब कम करेगी वो इमिट भी कम करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना इसे, ठीक है। ठीक है, और इमिसिव पावर किसके बराबर होता है, R = Q/AT। ये 2 बात ध्यान में रखिए।
तो जब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कलर इसका सिल्वर है या ब्लैक है या वाइट पॉलिश है, इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि यही डिपेंड करती है वो कितना एब्जॉर्ब कितना इमिट करेगा, तो फिर इसको फॉर्मूले में क्यों नहीं डाले, मल्टीप्लाइड बाय सी, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए था। फिर इसको क्यों नहीं ऐड करें, क्योंकि कलर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमने इसको फॉर्मूले में नहीं डाले। अगर से कलर फिजिकल क्वांटिटी होता, पॉलिश अगर फिजिकल क्वांटिटी होती तो हम इसे इस फॉर्मूले में ऐड करते। फिर से ये एक ऑर्डिनरी बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, ऑर्डिनरी, और ये जो है ये एक हमारी ब्लैक बॉडी है। ओके, तो बताओ दोनों में से इमिसिव पावर किसका ज़्यादा होगा। इमिसिव पावर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इमिसिव पावर किसका ज़्यादा होगा, ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर ज़्यादा होगा या ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर सबसे ज़्यादा होता है। ओके चलो, अब आपके समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब कितनी अलग अलग बॉडीज़ है, कितने अलग अलग टेम्परेचर है, और तो कितने अलग अलग सबके इमिसिव पावर हो गए, हमको समझ में बहुत मुश्किल होगा इतनी सारी क्वांटिटीज़ को दिमाग में रखना कि इसका इमिसिव पावर इतना, इसका इमिसिव पावर इतना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के इमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर से कंपेयर करेंगे। ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना होगा, देखिए आर, चलो इसको आगे देखेंगे हम, या अभी आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर 1 होता है। ये कैसा है आगे मालूम पड़ेगा आपको, या आप इसे भी इस तरह समझ सकते हैं, ये ब्लैक बॉडी है तो ये 100% जूल इसके ऊपर इंसर्ट किया तो 100% एब्जॉर्ब करी, तो इमिट भी कितनी पड़ेगी, 100% ही एनर्जी को इमिट करेगी, दैट इज ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कैसी होगी अभी और देखो आगे। ओके है ना, तो कितनी सारी बॉडीज़ है, फिर इतनी सारी बॉडीज़ का हम लोगों इमिसिव पावर को किस तरह ध्यान में रखेंगे, कैसा समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर दैट इज आर ओ, ये क्या है, ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर से, और ये जो रेशो होगा, ये रेशो कहलाएगा बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। समझे क्या, किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी के इमिसिव पावर को और ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर को जब हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो वो जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर क्या कहलाता है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, और इसको डिनोट करेंगे हम ई से। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, ई से। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन किसके बराबर, ऑर्डिनरी बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी से ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर से जब कंपेयर करते हैं तो वो जो हमको आंसर मिलेगा वो आंसर क्या कहलाता है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। अच्छा, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी के ही इमिसिव पावर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि इसका एब्सॉर्प्टिव पावर भी 1 ही होता है। ये एक तरीका है उसे साबित करने, प्रूफ करने का, और ये एक तरीका है कि ब्लैक बॉडी में आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वस टू कितना होगा, 1। तो वो रिफ्लेक्ट कितना करती है, 0। ए वो ट्रांजिट कितना करती है, 0 इज इक्वस टू 1, देयरफॉर ए इज इक्वस टू 1। अगर वो एब्जॉर्ब 1 करेगी तो इमिट भी कितना करेगी, 1। ये एक तरीका है और ये एक तरीका है, ठीक है। तो आपको इमिसिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये दो चीज़ें समझ में आ गई है। देखो एक बात मैं आपको बताना भूल गया था लेक्चर में, अब मैं यहाँ आखिरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे। देखिए हमने पढ़े हैं एक इमिसिव पावर, इमिसिव पावर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन हम लोग किस तरह निकालते हैं, किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी का हम लोग इमिसिव पावर लेते हैं और उसका इमिसिव पावर को हम लोग ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर से कंपेयर करते हैं, तो वो जो आंसर हमको मिलता है, ये जो आंसर है ये क्या कहलाता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, है ना, है ना। और ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन जो ब्लैक बॉडी का होता है उसमें इसकी वैल्यू 1 होती है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की वैल्यू कितनी होती है ये मैंने आपको बताया नहीं है, तो चलो इसको समझते हैं। अब आप देखिए इसका आंसर जो है वो 1 है और इसका आंसर जो है वो 1 से कम है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ये जो आंसर आएगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए वो हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। यानी कि ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, लेकिन लेस देन, ये लेस देन आ गया, लेस देन 1 होगी। काय के लिए है ये, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए।
लेकिन जो हमारी ब्लैक बॉडी होगी, ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1। क्यों? क्योंकि ई इज इक्वल्स टू होगा फिर आर ऑफ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय आर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये कैंसिल, ई इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया आपको? ये एक आखिरी बात थी जो मैंने आपको बताया नहीं था। अब यहाँ पर हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक में से हर एक लाइन को पढ़ लीजिए। मैं यहाँ से ही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके उधर पढ़ाता हूँ। हर एक चीज़ पढ़ लीजिए आप, आपको हर चीज़ इसमें समझ में आएगी। देख लीजिए, मैंने हर चीज़ समझाया है आपको, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।